बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। इस नए प्रोग्राम में हम मुल्की सियासत और दीगर अहम मसाइल से जुड़ी खबरों का तज्जिया करेंगे हर जाविये से और उम्मीद करेंगे अपने नाजरीन को एक मुस्बत कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट देखने को मिले। हमारे मेहमान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं। सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट अमीर अब्बास साहब और सीनियर तज्जियाकार गरीदा फारूकी साहिबा आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी। आज के पहले सवाल की जानिब चलते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अहम बिल की मंजूरी के वक्त सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की गैर हाजिरी के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और हुकूमती अरकान की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। आज सेनेट इजलास में यूसुफ रजा गिलानी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया अपने ओहदे से। क्या यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा अपनी साख बचाने की कोशिश है? शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, हाँ या ना? देखिए, ये पार्टली अपनी साख बचाने की भी कोशिश है। बेशक पिछले चंद दिनों के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर काफ़ी सारी तनकीद हुई है, ख़ासतौर पर ऑपोजिशन के अंदर, और ये सवालात उठाए गए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या किसी डील के तहत, किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसी अरेंजमेंट के साथ वहाँ पे नहीं थे। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी नहीं थे, 15 लोग और भी थे ऑपोजिशन के जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और हालांकि जी जी शहजाद चौधरी और साहब बावजूद कंटिन्यू कीजिए। और बावजूद इसके कि एक ऑपोजिशन का मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर, लेकिन ये बिल पास हुआ। इससे एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से वाज़ेह करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत बात होती है हमारे यहाँ, ख़ासतौर पर जब शहबाज शरीफ साहब ने, जब यह हुकूमत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम सबको चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एग्री करना चाहिए। बड़ा अच्छा वो सोच थी। उस पर तो शायद हम एग्री ना कर पाए, लेकिन एक और शक्ल में चार्टर ऑफ डेट और लोन पे हम बहुत एग्री कर गए। देखिए, असल में ये सारा मामला जो है हमारी मईशत का, ये बदकिस्मती से हमारे पिछले 20, 25, 40 साल की जो एफर्ट है उसके साथ ही मईशत उस हाल पे पहुंची जिस पे आज हम पहुंचे हुए हैं। और इसमें हर एक ने अपना अपना हिस्सा बकदर जुस्सा डाला है। और उसके बाद ये जो एक डेट का, यानी उधार का जो एक पहाड़ हमारे सर पे खड़ा हो गया और जिसने हमारी मईशत को बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि उसको चलाते रहने के लिए, बैंकरप्सी से बचने के लिए हर थोड़े दिनों के बाद कुछ आईएमएफ के पास जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके बातचीत करनी पड़ती है। तो ये होना ही होना था, ये सेनेट ने पास करना ही करना था, क्योंकि ये हमारी, जिसे कहते हैं ना, कौमी बका का सवाल था। अब ये बदकिस्मती है ये सवाल, ये जगह इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कौमी बका इस तरह से किस तरह पहुँच गई इस लेवल पे, वो दूसरी एक और डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन चूंकि अंडरस्टैंडिंग थी कि ये करना है, आईएमएफ से लोन लेना है, आईएमएफ से लोन लेंगे तो फिर बाकी मामलात भी, जैसे सकूक बॉन्ड लॉन्च करने हैं, वहाँ से कोई 2-3 अरब लेना है, कोई और मुल्कों से लोन लेने हैं, तो जब तक आईएमएफ आपके ऊपर सर्टिफिकेशन नहीं देता कि हाँ आप इस काबिल हैं कि आपको उधार दिया जा सकता है, उस वक्त तक तो ये बिल उस लिहाज से पास होना था। बेचारे यूसुफ रजा गिलानी इज कैरिंग द ब्रंट, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। ज़ाहिर है इस किस्म की तनकीद उस पोजीशन पे बैठ के होगी उनके ऊपर, जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट के अंदर, तो फिर शायद उनको कुछ ना कुछ अपना प्रिंसिपल स्टैंस लेना पड़ेगा। किस हद तक प्रिंसिपल है, लेकिन ये याद रखें, सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इस्तीफा दिया है, सेनेट से इस्तीफा नहीं दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनको कि हमें मद्देनजर रखना चाहिए। बाहर सूरत एक हल्की सी कोशिश आप कह सकते हैं कि अपनी साख बचाने के लिए की है उन्होंने। ठीक, अपनी साख बचाने की कोशिश है, हाँ में शहजाद चौधरी साहब का जवाब था। सज्जाद मीर साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप भी समझते हैं अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने सेनेट में अपोजिशन जो लीडर की का ओहदा था उनके पास, उससे वो मुस्ताफी हुए? साहब तो उनकी पहले ही एट स्टेक इलेक्ट हुए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, और जिस तरह वो मामला चलते आ रहे हैं वो मुझसे बातें होती जा रही हैं, लेकिन ये तो इंतहा हो गई ना जी। और ये शहजाद साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तो पास होना था। ये किससे पास होना था, क्यों पास होना था? इसका मतलब यही है कि हमारी सारी पार्टियां, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी तमाम अदारे, हमारी तमाम कुव्वतें इस बात पर मुतफिक हैं कि हमें इस एग्रीमेंट को कर लेना चाहिए। अब तो हम ये कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी का इंहिसार हमारी मईशत पर है। ये सारी जो डॉक्यूमेंट आई है इसकी कई शिकें ऐसी हैं जिसको गौर से पढ़ना चाहिए। फिर आईएमएफ की शराइत का मानना, इसको और गौर से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। चीन का दौरा सर पर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में असल लड़ाई, जिसके आसान लफ्जों में बयान करें तो सी पैक और आईएमएफ की है,
आज से पुरानी हुकूमत के ज़माने पैक बड़ी तेज़ी से चल रहा था, इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, हमने लॉजिस्टिक के मसाइल तय किए थे, हमने अपने एनर्जी के मसाइल तय किए थे। अब उन तमाम चीज़ों को गालियाँ पड़ती हैं। हम वो कर्ज़े भी अदा नहीं कर रहे जो उनको अदा करने हैं। हम ML1 का जो है कर्ज़ हमें सैंक्शन हुआ हुआ है चीनी बैंकों से, वो इसलिए नहीं दे रहे कि IMF हमें उसकी इजाज़त नहीं दे रहा। हमें अपनी मईशत को किस तरफ लेके जाना है, ये तय करना है। ये नहीं कि आपने अमेरिका से लड़ाई लेनी है या चीन से लड़ाई लेनी है। सफारतकारी का तो कमाल यही होता है कि आप कैसे अपने लिए रास्ता निकालते हैं। कम से कम ज़िया-उल-हक ने ये रास्ता तो निकाला था ना जी, कि लड़ाई लड़ रहा था और साथ एटम बम भी बना रहा था और साथ उसकी सर्टिफिकेशन भी ले रहा था कि मैं कुछ नहीं बना रहा, कुछ नहीं ऐसा काम कर रहा। तो हमारी और आगा शाही ने कहा था कि जब अफ़गान जंग शुरू हुई थी, इट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। तो सफारतकारी की हमारे यहाँ बहुत कमी है। यानी कि हमारा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हमारी इकोनॉमी का इंहिसार भी एक मजबूत सफारतकारी से है। और जब हमारे वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, इस वक़्त कोशिश ये है कि शी के साथ, सदर शी के साथ मुलाकात हो जाए। वहाँ की खबरें आ रही हैं कि शायद ऐसा ना हो सके, वज़ीर आज़म से मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया जाए और हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, सदर शी के साथ हो, 1 टू 1 ना हो। ये सारी वो सूरत-ए-हाल है कि चीन जो हमारा बहुत पुराना दोस्त था और जो अब हमारी बहुत सी एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर वो है। क्योंकि अमेरिका ने तो साफ गलती दिखा दी है, कह दिया है कि उनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडिया है, कह दिया है कि पाकिस्तान हमारा नहीं है, कह दिया है कि पाकिस्तान से हम जिस बातों को डील करते हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का इशू है। ऐसी सूरत में हमें रास्ता निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अमेरिका से लड़ाई देनी है और चीन के साथ खड़े हो जाना है और कोई इनकलाब बर्पा कर देना है। मैं जो बात कह रहा हूँ, जी। वो ये कह रहा हूँ, कभी-कभी कहा करता हूँ कि हमें सफारतकारी के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़रूरत है। हमने इकॉनमी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और फंड मैनेजर्स जिसे बैंकर्स कहते हैं उनके सपुर्द कर दी गई। ये बात मैंने शौकत अजीज से कही थी और कोई इकोनॉमिस्ट आता ही नहीं है जी। डॉक्टर महबूबुल हक के बाद हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट नहीं आया जो हमारी मैशत को चला सके। किसी सियासी जमात के पास आप अगर देखें तो एक जेन्युइन किस्म का इकोनॉमिस्ट है ही नहीं। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के पास जो भी थे, सरताज अजीज थे, इसाक डार थे या मुफ्ता इस्माइल थे, कुछ ना कुछ थे। बाकी पार्टियों के पास तो वो भी नहीं है। ऐसी सूरत में क्या मईशत चलाएंगे, क्या हालात करेंगे? IMF जो डिक्टेट किए जा रही है, हम मानते जा रहे हैं। हर चीज़ को उसकी हाँ में हाँ करते जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कोई और रास्ता होगा। मैं कहता हूँ कि ज़रूरत है एक सफारतकारी में आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की, कुछ करने की और सी पैक को रिविजिट करने की। जिस तरह हमने 3 साल हमने उनके पैसे तक दिए नहीं हुए। ML का IMF में रोक रहा है। हमारा लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम जो हाल हुआ था ऐसे ही हुआ था, बाकी भी वैसे ही हुआ जी। हमारे अभी बादशाह डैम पे हमने काम ही शुरू नहीं किया। कोई और मदद देने को हमें तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें जिस पे हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी कौमी सलामती किस और बका शहजाद चौधरी साहब ने ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सलामती से कुछ लोग चिढ़ते हैं और समझते हैं कि शायद पता नहीं हम कि मिलिट्री सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमारी कौमी बका का इन्हिसार पर है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को सही समत पे इस्तवार करें ताकि हमारी मईशत का मसला भी तय हो और हमारी सलामती का मसला भी तय हो। ठीक। गरीदा फारूकी साहब, आप भी यही समझती हैं कि यूसुफ रजा गिलानी इस्तीफे के जरिए अब अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी सारी टीम को और ख़ास तौर पे न्यूज़ वन को कि ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। अब आ जाते हैं जल्दी से क्विकली आपके सवाल के बारे में। देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी की एब्सेंस बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बेशक बाकी 15-16 सेनेटर्स भी वहाँ से गैर हाज़िर रहे हैं और एक अहम तरीन बिल के हवाले से आपको याद होगा इस बिल की मंजूरी पर कौमी असेंबली में कितना हंगामा किया था ऑपोजिशन ने और रात के कोई 10-11 बज गए थे और वो गला फाड़-फाड़ के चीख रहे थे। स्पीकर के डाइस का घेराव किया हुआ था। जहां पर ऑपोजिशन की अक्सरियत नहीं है, वहां पे ऑपोजिशन ने इतना हंगामा किया, इतना शोर शराबा किया और जहां पे आपकी आपकी अक्सरियत है, वहां पे आप सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुमला युबसिरून उस तरह की मिसाल बन गए आप। तो यूसुफ रज़ा गिलानी की गैर हाजिरी बाकी 14, 15, 16 सेनेटर्स के मुकाबले
में इसलिए बहुत अहम है कि वो ऑपोजिशन के लीडर है सेनेट में। अब जब ऑपोजिशन का लीडर ही वहां पर मौजूद ना हो तो इसलिए सवालात तो उठेंगे, और सवालात डेफिनेटली गिलानी साहब पे उठे हैं। अब ये हमें भी पता था, देखिए हम पार्लियामान के मेंबर नहीं है, हम सहाफी हैं, हम खबरें रखते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। हमें पता था कि जी इस तारीख को सेनेट का मुमकिना तौर पे इजलास बुलाया जा सकता है। तो अगर हम तक ये खबर आ गई थी तो कैसे मुमकिन है कि जो सेनेटर्स हैं और जो ऑपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उन तक ये खबर ना पहुंचे या उन तक सुनगुन ना पहुंचे। फिर दूसरी बात ये है कि जी ठीक है, आप एक उज़र पेश कर रहे हैं कि जी वो मोटरवे बंद थी, जीटी रोड तो खुली हुई थी। अगर आपको रात 12 बजे भी नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, आप 1 बजे भी वहां से चलें, तो आप कम से कम 8-9 घंटों में मुल्तान से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। आप 10 नहीं, आप 11 बजे पहुंच जाते, आप अपना वोट तो कम से कम यहाँ पे कास्ट करते। फिर दूसरी बात देखें, हवाई जहाजों की कौन सी कमी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहा गया कि जी कमर्शियल फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी इतनी जल्दी। तो भाई प्राइवेट जेट्स तो आप लोग है ना, आपकी पार्टी के बहुत लोगों के पास, आपके जानने वाले बहुत लोगों के पास। कितनी देर लगती है आपको मुल्तान में सिविल एविएशन से उसकी मंजूरी लेते हुए? हार्डली आपको 1 या 2 घंटे लगते हैं। आप वहां से 1 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है, आप वहां से 8 बजे रवाना होते, 10 बजे आप यहाँ पर पहुंच जाते। तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, ना सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी साहब का, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बड़े संगीन सवालात उठे हैं, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी की गैर हाजिरी ने बहुत से एतराज़ात को जन्म दिया है, और ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है और ऑपोजिशन की आइंदा की जो हिकमत अमली की कामयाबी है, उस पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब एक तरफ आप कहते हैं जी हम अदम एतमाद लेके आएंगे, लेकिन किस तरह लेके आएंगे? आपके अपने बंदे तो वहां पे हाजिर होते ही नहीं है, वहां पे हाजिरी ही नहीं लगवाते। और ये इतना अजीबो गरीब किस्म का ये सारे का सारा फियास्को हुआ है, सारी की सारी एपिसोड चली है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलानी साहब का इस्तीफा कबूल करेगी, या सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक लगता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया कि अपनी साख बचाने की एक कोशिश है, और इस पे आप देखेंगे पीपल्स पार्टी में कोई डिबेट भी नहीं होगी। इस्तीफा ठीक है वहां पे चला गया है, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं होगी। ये फिलहाल जो एक सवालात का एक बहुत बड़ा एक हंगामा, एक तूफान खड़ा हुआ है गिलानी साहब के बारे में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज के बारे में, तो उसको सिर्फ ठंडा करने के लिए ये एक पॉलिटिकल आप कह लें कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि गिमिक है, एक पॉलिटिकल मूव है। चंद दिनों बाद कल परसों कोई ना कोई और इशू क्रिएट हो जाएगा, हम सब उसमें मसरूफ हो जाएंगे, ये अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह सब भूल जाएंगे। असल बात ये है कि हुकूमत को कामयाबी हुई है, और उस ऐवान में से हुई है जहां ऑपोजिशन की अक्सरियत है, और ये ऑपोजिशन के किरदार पे, उनकी स्ट्रैटेजी पे, उनके आने वाले मार्चों के हवाले से, उनके सारे बड़े बड़े बुलंदो बांग दावों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसने कलई खोल के रख दी है ऑपोजिशन की। मार्चों में से भी कुछ हासिल नहीं होना। ये 1.5 साल जो बाकी रह गया है इमरान खान साहब की हुकूमत बतौर वजीर आजम, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से, जो कहते हैं ना पंजाबी में, तुन के कढनगे, तो वो तुन के निकालेंगे 1.5 साल। ऑपोजिशन इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी। बताएं ना आप मुझे कि कौन, अभी देखें ना आज पेट्रोल खबरें आ रही थी कि 10 से 12 रुपए बढ़ाया जा रहा है। वो तो हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एहसान अजीम कर दिया कि जी हम नहीं बढ़ा रहे और हम खुद बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर ये बढ़ जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती? सिर्फ चंद दिन तक हम रो पीट लेते, ऑपोजिशन कुछ ट्वीटें मार लेती, उसके अलावा क्या कर सकते? तो ऑपोजिशन इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी, ना इनके मार्च कामयाब होंगे, ना इनकी अदम एतमाद कामयाब होगी। 2023 में इलेक्शन है, उसमें फिर देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अमीर अब्बास साहब, हुकूमती अरकान की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुबारकबादें, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का इस्तीफ़ा, क्या इन्हीं मुबारकबादों और इन्हीं जो तंज़िया बयानात सामने आ रहे हैं, इनसे बचने के लिए, वो अपनी साख बचाने के लिए मुस्ताफ़ी हुए हैं अपोजिशन लीडर के ओहदे से? जवाब अगर आप या कोई और ये समझता है इस मुल्क में कि पीपल्स पार्टी कोई उसूलों की चैंपियन पार्टी है या पीपल्स पार्टी कोई जमहूरियत की चैंपियन पार्टी है, तो फिर मुझे यकीन करें उस सोच पे अफसोस होगा। आप जरा इस पार्टी का 3.5 सालों में किरदार उठा के देखें। ये पीडीएम बनाने वालों में आगे आगे थे। जब ये सारी ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठी करके लेकर आ गए और इन्होंने इमरान खान पर प्रेशर डाल दिया, तो सबसे पहले किसने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा? इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गिलानी साहब ने किया है। आप पीछे जरा डॉट्स कनेक्ट तो इसका
करारदाद का आ रहा है 3.5 साल। फिर खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब बतौर सेनेटर मुंतखब कैसे हुए कि वो नहीं हो सकते थे, उनके ऑपोजिशन के पास नहीं थी इतनी अक्सरियत कि वो सेनेटर मुंतखब होते, लेकिन वो मुंतखब हो गए। फिर वो ऑपोजिशन लीडर कैसे बन गए? तीसरी चीज आप ये देखें कि उनकी सारी ऑपोजिशन उनके खिलाफ थी कि ये किस तरह मुंतखब हो रहे हैं ऑपोजिशन लीडर, लेकिन वो ऑपोजिशन लीडर बन गए। फिर ऑपोजिशन ने जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद पेश की, उस करारदाद को किसने नाकाम बनाया? यानी ऑपोजिशन की करारदाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे जिन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा। और बिलावल साहब ने कहा था कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे हो गया, हमारे लोगों ने ये कैसे कर दिया। तो एक पूरा पैटर्न, एक रविश है इस पार्टी की कि ये समझौते करने वाली पार्टी है। ये बाकी तमाम जमातों की तरह बशमूल हुकूमत के इक़्तिदार की हरीस है, और मकसद सिर्फ इनका नजर इनकी सिर्फ सिंहासन पे है कि हम कैसे बिलावल को लाके उस सिंहासन पे बिठाएं। कोई उसूल नहीं है, ये पामाल कर इनको करना पड़ा। अब आप आ जाए ये जो गिलानी साहब देखिए 3.5 साल से इन्होंने आसमान जो है वो सर पे उठा रखा है। इन्होंने जिंदगी अजाब बना रखी है 3.5 साल से हमारी। ये छोड़ेंगे नहीं इमरान खान साहब, ऐसी की तैसी कर देंगे इसकी, कोई बिल नहीं इसका पास होने देंगे, गिरा देंगे इसको और फलाना करेंगे ढिमकाना करेंगे। हर बिल इमरान खान का पास होना है। और जैसे गरीदा साहबा ने कहा, वो 3.5 साल से पुरसकून तरीके से हुकूमत करके अगले 1.5 साल की भी उन्होंने कमर कस ली और वो अपना 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली कियास पैदा करना, सिर्फ और सिर्फ लोगों में इज़्तिराब पैदा करना, सिर्फ और सिर्फ एक टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पैथेटिक ऑपोजिशन का काम करना, इसके अलावा कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी और बशमूल बाकी सियासी जमातों। हुकूमत का तो कारकर्दगी वैसी माशाल्लाह तो इन्ना लिल्ला वाली कारकर्दगी हुई है, लेकिन जो इनसे तवक्कुआत थी, देखिए ऑपोजिशन को कहा जाता है जमहूरियत में गवर्नमेंट इन वेटिंग, ऑपोजिशन को कहा जाता है वॉचडॉग। अभी आप देखिए बर्तानिया के अंदर बोरिस जॉनसन की गर्दन पे नाखून रखा हुआ है वहां की लेबर पार्टी के एमपी ने, नाखून रखा हुआ है, उसके सामने हाउस ऑफ कॉमन में खड़ा होकर कहता है कि तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। ये वर्ड है कोटन को, वो कहता है तुम्हें धक्के दे के हम निकालेंगे इक़्तिदार से बाहर अगर तुम खुद ना निकले जी। इस तरह ऑपोजिशन होती। ये क्या किस किस्म की ऑपोजिशन कर रही है? 2 नंबर ऑपोजिशन, मुनाफिकत, कोई उसूल इनका नहीं है, सिर्फ मतबा नजर इनका इक़्तिदार है। आज इमरान खान को हटा के इनको, और जो ये डीले विले, अभी ये 3 दिन पहले ताहिर खलील साहब बड़े सीनियर साफी इस्लामाबाद के, उनके 3 दिन पहले की स्टोरी है कि पीपल्स पार्टी की जो है वो पावर कॉरिडोर्स के साथ डील हो गई है और अगले फरवरी के महीने में को बहुत बड़ी पेशरफ्त इस हवाले से सामने आ सकती है। आप देखिए पीपल्स पार्टी की जो आखिरी बड़ी गिरफ्तारी हुई थी वो खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी, वो 2019 में हुई। 2019 के बाद पीपल्स पार्टी की, आपको याद है आसिफ अली जरदारी साहब की को पेशियां हो रही हो, वो अदी फरियादी को पेशियां हो रही हो तसाबत अदालतों के अंदर, कोई रगड़ा लग रहा हो इनको। आप देखें तो सही, पिछले 3.5 साल में गुटी गुटी खेल हो रहा है इस मुल्क के अंदर। तो कोई उसूल नहीं है, ये सब ढकोसला है, लोगों को स्टूपिड और नॉनसेंस बनाया है। ठीक, आपका भी मौके सामने। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध के नए बल्दियाती कानून के हवाले से। अपोजिशन जमातों की जानिब से काफ़ी प्रेशर सिंध हुकूमत पर डाला गया है इस मामले पर, और आने वाले दिनों में भी अपोजिशन कुछ प्लानिंग करती नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसके लिए कितनी मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ती नज़र आ रही है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। जमात इस्लामी का तवील धरना, और अब पीएसपी ने भी कराची में धरना दे दिया है सिंध के नए बल्दियाती कानून को लेकर। आज एक अहम मुलाकात भी हुई एमक्यूएम और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान। इस सिंध के नए बल्दियाती कानून के हवाले से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को यकीन दहानी कराई है कि वो उन शिकों पर जिन पर जमात इस्लामी को या दीगर अपोजिशन जमातों का एतराज़ है वो शिकें वापस लेने जा रही है। और ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में या अगले हफ्ते सिंध असम्बली का इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। तो सिंध हुकूमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कितना दबाव आने वाले दिनों में बढ़ता देख रहे हैं आप शहजाद चौधरी साहब? मेरा नहीं ख्याल कि कोई दबाव बढ़ेगा। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी बहुत सोच समझ के अपने तमाम काम करती है। उनका एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उनके अपने हैं, वो अपनी पोजीशन पे मौजूद हैं। उन्होंने कंट्रोल कराची का संभालने की कोशिश की है। असल मसला अगर आप देखें तो क्या है, पहली बात तो ये है कि ये जो
बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये होने चाहिए। अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी गेम का हिस्सा है जिसमें हो सकता है कि मुल्क के अंदर कोई बड़ी तब्दीलियां आ जाएं, जैसा मीर इबाद साहब आपको कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन चूंकि इस तरह की एक बात जारी है कि हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो, तो फिर तो ये बल्दियाती इंतखाबात अभी से लेकर फरवरी के एंड तक तो आपको लगता है, या मार्च तक तो आपको लगता है कि होते हुए नजर नहीं आते। तो क्या फिर पीपल्स पार्टी अपना वो मकसद जो है कि बल्दियाती इंतखाबात को डिले कर दिया जाए, हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? पहला हिस्सा ये हो सकता है। दूसरी बात, असल मसला क्या है जो अपोजिशन की तरफ से, कराची जो बड़ा एक इनाम है, इसलिए कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये 3-4 इतने बड़े बड़े वो थे जो जगह हैं जहाँ पर के कराची का इतना बड़ा पैसा वहाँ से जनरेट होता है। वाटर सीवरेज बोर्ड आपको पता है पूरे पाकिस्तान कराची के अंदर पानी सप्लाई करता है। फिर कराची वो शहर जो कि 96% ऑफ सिंध रेवेन्यू प्रोवाइड करता है और 60% ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। तो उस कराची पे कंट्रोल होना, काबिज होना, और ख़ास तौर पे अगर ये 3-4 चीज़ें आपके काबू में आ जाएं तो फिर कराची तकरीबन आपके काबू में आ जाता है। तो अगर वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चली जाएं, तो फिर कराची में चाहे जो मर्जी मेयर हो, जो मर्जी कराची में अपनी इलेक्शन जीत जाए, उनके हाथ में वो ताकत और कंट्रोल नहीं रह जाता। तो असल लड़ाई कराची के कंट्रोल और ताकत की है कि वो चीज़ें किसके हाथ में 3-4 आती हैं, वो क्या बल्दियाती जो इनका कानून है उससे अलहदा होकर वापस कराची के कंट्रोल में जाएंगी, जो मैंने 3-4 चीज़ों का जिक्र किया, या नहीं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी ऑपोजिशन के दरमियान में जो इस वक्त लड़ाई वहाँ पे जारी है, तो वो ये है कि जो असल चीज़ थी, शहनाज साहब जो जो नहीं देना चाहती पीपी वहां पर ऑपोजिशन जमातों को, और तो यही तो वो मुश्किलात हैं जो बढ़ती नजर आ रही हैं। ये वो कह रहे हैं कि जो शहद है इसको मत निकालो, हम इलेक्शन तो शायद जीत जाएं कराची के अंदर, क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है, सिंधी कम है, आपको पार्टी को शायद इतने वोट ना मिले। बेशक इसके के कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेड आपने लगा दिया, लेकिन वो क्या करेगा, कितना मनूवर मैनिपुलेट कर सकता है? जिस किस्म की ऑपोजिशन कराची में है, कराची के शायद बल्दियाती लेवल के ऊपर शायद से पीपल्स पार्टी इतनी कामयाब इतनी उस तरह से ना हो कि मुकम्मल तौर पर हावी हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ जगह बनाएगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद वो खतरा कि आहिस्ता आहिस्ता कराची का कंट्रोल, और फिर खास तौर पे जो 4 बड़े जो मैंने आपको बताया निज़ाम है जो कराची के, अगर ये पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में रहते हैं, सिंध, क्योंकि वो सिंध में गवर्नमेंट उनकी होगी और उन्हीं की गवर्नमेंट होगी, आगे वाले इंतखाबात के बाद ही मेरी नज़र में उन्हीं की गवर्नमेंट होगी, अगर ऐसी बात होगी तो फिर तो कराची पे काबू भी सिंध गवर्नमेंट का हो गया, और फिर सारी की सारी मैनिपुलेटिव पावर भी उनके हाथ में चली गई, तो कराची की जो पॉलिटिक्स है लोकल लेवल पे, बल्दियाती या किसी लेवल पे, वो भी उनके हाथ में आ जाएगी। तो कराची की गेम थोड़ा गहरी है इसके ऊपर, इसीलिए ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा शहद का वो है, छत्ता भी है लेकिन शहद भी है, तो इसलिए लड़ाई जरा सख्त होगी शहद की। तो आप समझते हैं कोई मुश्किलात नहीं सिंध हुकूमत की बढ़ रही? नहीं, मेरा नहीं लगता सिंध हुकूमत की क्या मुश्किलात बढ़ेंगी। भाई ये चीज़ें ठीक है, एहतजाज होते रहते हैं, होते रहेंगे, लेकिन इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल डोमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल्स पार्टी के कोई मुश्किलात नहीं होंगी। कोई सजाद मीर साहब, आप भी समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी? जमात इस्लामी का तवील धरना, पीएसपी अब धरने पर बैठ गई है, एएनपी एमक्यूएम के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें हुई इसी बल्दियाती बिल को लेकर, और पीटीआई और एमक्यूएम भी मिलकर असेंबली के अंदर कोई बिल लेके आने वाली है इस हुकूमत के खिलाफ। कोई मुश्किलात पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है सिंध में? देखें जी, पीपल्स पार्टी मुश्किलात से खेलना जानती भी है और मुश्किलात में घिरी हुई भी है। अच्छा, जहां तक कराची का मामला है, आप कराची के या सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं, मुझे तो अभी पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात होते दिखाई नहीं देते। अभी जो इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में बाकी हिस्से में होने हैं, इसमें बहुत बड़ा इन्हिसार है पंजाब में इंतखाबात कराने का। पंजाब की अपनी पार्टी जो है, इमरान खान तो अगर बात हो और वो तो कहते हैं कि करो और रिजल्ट दो वगैरह वगैरह, लेकिन लगता है कि पंजाब की पार्टी भी ज़रा शेकी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। हो सकता है सिंध की पीपल्स पार्टी एक तरफ तो ये कहना चाहती हो कि हम इंतखाबात कराएंगे, दूसरी तरफ उसने ऐसे मसाइल छेड़ दिए हैं कि जिनके होते हुए इंतखाबात हो नहीं सकते, यानी पीसफुल इंतखाबात, लेकिन ऐसे इंतखाबात जो रिजल्ट दें वो नहीं हो सकते। देखिए, कराची पूरी एक दुनिया है, एक सूबा है, हर एक कहता है कि पाकिस्तान को फीड करता है। मैं 34 आ रहे हैं जी, उसी गली गली मोहल्ले मोहल्ले से वाकिफ हूँ, मुझे अंदाजा है कि वहाँ के मसाइल क्या है। वहाँ के मेयर्स को मैंने काम करते देखा है, अब्दुल अफगानी से लेकर आखिर में ये मुस्तफ़ा कमाल तक, और बीच में नेमतुल्लाह खान, सारे जो थे इन्होंने अपने अपने अंदाज में काम किए हैं। कराची के मसाइल इतने बड़े थे कि जब मैंने कराची में कदम रखा था
तो मुझे मैं लाहौर के बारे में कहता था कि एक जदीद मॉडर्न विलेज है। मैं इसी शहर से गया था, लेकिन मुझे एक देहात लगता था कराची के मुकाबले में। आज वो एक खंडर बना हुआ है, जगह जगह मलबे के ढेर हैं, जगह जगह ग्राउंड गंदगी से भरी हुई है। कोई मास ट्रांसपोर्ट की जो स्कीमें हैं, आज से 30-40 साल पहले उनका जिक्र सुनते थे, अभी तक वो चालू नहीं हो पाई। एक धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, कुछ रिजल्ट नहीं देती। कराची के देखिए, ये केडीए के तहत सारी चीजें थी। इनकी बिल्डिंग कंट्रोल आपने सिंध की बना दी। क्या वहां की झुग्गियों की आपने कंट्रोल करना है? क्या करना है आपने? छोटे छोटे शहर हैं सिंध के अंदर, वहां तक तरक्की आपने होने नहीं दी है। वो एक हमारे जज ने कहा था कि लाड़काना के बारे में कि 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। कितने अरब रुपया था जो वहां डूब गया था, कुछ काम नहीं हुआ था। ये एक जागीरदार निजाम का काम है कि पैसे साइफन आउट हो जाते हैं। ये नहीं कि कोई लांचों के जरिए बाहर जाते हैं जैसे कि पीटीआई कहती है, बल्कि उसके अंदर ही ये पैसा जो होता है ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो ऑपोजिशन दबाव डालने में कामयाब हो गई सिंध हुकूमत पर, आप समझते हैं सजाद साहब? दबाव इसमें देखिए, इसमें जमात इस्लामी ने तो एक गेन किया, ये शहर कराची जमात इस्लामी का था, जिससे कुछ शेयर जेयूपी ने लिया, एमक्यूएम ने आके सब कुछ संभाल लिया। जब एमक्यूएम बनाई गई, मैं रिपीट करता हूं, जब बनाई गई, और मैं इसका ऐनी शाहिद हूं, ये काम होता देखा है मैंने, जब वो बनाई गई तो उस वक्त ये था कि सिंध के नेशनलिस्ट जो थे, जीएम सैयद वगैरह, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि वो सारा वोट बैंक जो था वो पीपल्स पार्टी को चला गया। हम जोड़ तोड़ करते रहे, कभी कराची से एमक्यूएम के लोग लिए, उसमें कुछ ऐसे सिंधी मिलाए जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, कभी सिंध से पीपल्स पार्टी को लिया, कराची से वो लोग मंगाए जो एमक्यूएम के खिलाफ थे, कभी दोनों को मिला दिया। यानी कि एक आखिर में तीसरी कुव्वत पैदा हुई, ये एएनपी वालों की। ये जो सैयद शाही क्या है नाम उनका, वो कोई एएनपी के आदमी नहीं थे। शाही सैयद वो एएनपी के आदमी नहीं थे, वो पख्तून जिरगा के आदमी थे। और पख्तूनों के पहले बहुत डिवीजन थी, कयूम खानी, कयूम ये फजल रहमान के साथ हैं, ये फलां के साथ हैं, लेकिन सारे पख्तून जो थे, कराची की ऐसी पॉलिटिक्स हुई कि इकट्ठे हो गए और उसका नाम एएनपी हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक सर, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं मुख्तसर अब चाहूंगा हाँ या ना में जवाब दें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, मुश्किलात बढ़ रही है सिंध की या नहीं? नहीं, मुश्किलात तो इस लिहाज से कराची की बड़ी हैं, लेकिन वो उसको फाइट करना जानते हैं। वो पीछे भी हट जाते हैं। ठीक, वो सियासतदान तो हैं, जरदारी जैसा। पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ रही हैं नए बलदियाती कानून को लेकर, आप समझते हैं? मुश्किलात से निपटना और पलट के झपटना के उसका, देखिए ये जमात इस्लामी की बात मानी, मैंने बताया जमात इस्लामी का शहर था। जमात इस्लामी ग्वादर में जो धरना दिया, दुनिया हैरान रह गई कि इतना तो शहर ही नहीं, इतने लोग कहां से आ गए। मुश्किलात बढ़ी है, लेकिन वो मुश्किलात से निपटना जानते हैं, आपका जवाब आया। बिल्कुल ठीक। ठीक, गरीदा फारूकी साहिबा, आप क्या समझती हैं, नए बलदियाती कानून को लेकर जितना अपोजिशन जमातों की जानिब से दबाव डाला गया कराची में और ख़ास तौर पर, और सिंध भर में ही अपोजिशन जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ रही है? देखिए जी, एक चीज तो हमें मद्देनजर रखना पड़ेगी कि सिंध में जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, ये कोई हुकूमत की या पाकिस्तान अपनी मर्जी, अपनी मंशा या उनकी अपनी कन्विक्शन से नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत हो रहे हैं। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की थी, ये सूरत हाल पंजाब की थी। ये जितनी भी सियासी जमातें हों, चाहे ऑपोजिशन की चाहे हुकूमत की, नेम एनीवन, ये सब की सब जब इक्तदार में होती हैं तो इनका ये मकसद तो बहुत जबरदस्त होता है। इनको ये मकसद तो बहुत अपने दिल के करीब नजर आता है कि जी इक्तदार जो है वो अवाम के जरिए आना चाहिए। लेकिन जब वही इक्तदार अवाम तक मुंतकिल करने के लिए ग्रास रूट लेवल के इंतखाबात करवाने हों, तो ये सारी की सारी जमातें, सारी की सारी सियासी जमातें, खासतौर पे 3 बड़ी सियासी जमातों को इसमें मैं इल्जाम दूंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसने पंजाब में बलदियाती इंतखाबात करवाने में ताखीर की थी। अब जो आपका सवाल है बलदियाती कानून के हवाले से, जहन में रखिए कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जिनका आखिरी दिन है, वो सिंध के बलदियाती कानून के तहत इख्तियारात कौन कौन से होंगे, किस किस को तफवीज किए जाएंगे, उसका कल फैसला सुनाने जा रहे हैं। और ये जो पिटीशन थी ये एमक्यूएम की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी थी, लेकिन पीटीआई वाली फिलहाल सेपरेट कर दी है। तो का क्या फैसला आता है वो बहुत हद तक इम्पैक्ट करेगा सिंध के बलदियाती कानून को। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में डेफिनेटली मुश्किलात हैं, और जिस तरीके से उसने बलदियाती कानून को हैंडल किया है, मैं कहूंगी मिस हैंडल किया है। आपको पहले फेस
से ही, क्योंकि इस बलदियाती कानून के आगाज से ही सारी की सारी जो अपोजिशन जमातें थी उनको एतराजात थे। तो आपने एक तो आगाज में ही ऑपोजिशन जमातों को ऐसे खराब होना शुरू हुई, आपने आहिस्ता आहिस्ता कंसल्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, कुछ तरमीम आपने एक्सेप्ट कर ली, कुछ आपने रिजेक्ट कर दी, लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन जमातों के एतराजात बढ़ते रहे। उन्होंने कहा कि जी हमारी तरमीम जो जी आपने रिजेक्ट की हैं वो भी काबिल गौर है, आप उन पर भी गौर करें। लेकिन आपने उसको बिल्कुल बुलडोज करते हुए जो तरमीम शुदा था जिसमें आपने ऑपोजिशन की अहम तजावीज रिजेक्ट कर दी, वो आपने प्रेजेंट कर दिया असेंबली में, जिसके नतीजे में हमने देखा कराची में एक हंगामा क्रिएट हो गया, जमात इस्लामी धरने पे निकल आई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दिन निकली और उसमें फिर जो हंगामा हुआ, जो सूरत हाल हुई, बड़ी अफसोसनाक वो सूरत हाल थी। पीएसपी धरना दे के बैठ गई है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक तहरीक का जो है वो ऐलान कर दिया है, लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि देखिए कराची में खासतौर पे अगस्त 2018 के बाद से जब से एमक्यूएम पर क्लैम्प डाउन हुआ था, जी एक बहुत बड़ा वैक्यूम मौजूद था। उस वैक्यूम को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने फिलअप करने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन कराची समेत पूरे सिंध को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मायूस किया है। जमाते इस्लामी जिस तरह से उसने रिक्लेम किया है, चाहे वो गवादर को हक दो की रैली हो बोलो या चाहे वो कराची में बल्दियाती इंतखाबात की बात हो, जमात इस्लामी की सियासत को मैं हालिया कुछ अरसे में अप्रिशिएट करूंगी। आप ये भी देखें, जो इससे पहले वाले सेगमेंट पे हम बात करते हैं स्टेट बैंक का तरमीमी बिल, जी जमात इस्लामी की सेंटर मुश्ताक अहमद जी किस तरह जबरदस्त तैयारी के साथ वो उस दिन आए हुए थे और किस तरह उन्होंने, तो ही वाज द सिंगल पर्सन आर्मी इन द होल ऑफ द सेनेट। हालांकि जमात इस्लामी के इसी तरीकाकार से मुझे कोई बहुत ज्यादा रग़बत नहीं है, मुझे इख्तलाफात हैं, आइडियोलॉजिकल नजरियाती मेरे उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब वो सियासत कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे में अवाम के इश्यूज पे बड़ी जबरदस्त सियासत कर रहे हैं। स्टेट बैंक तरमीमी बिल को सेनेट में बड़ा जबरदस्त उन्होंने वहां पे अपोज किया, जबकि सारी अपोजिशन बाकी जो है वो लेट गई थी। बल्दियाती कानून के हवाले से बड़ी जबरदस्त उन्होंने वहां पे कैंपेन चलाई, कराची में जी गवादर को हक दो, वहां पे बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई। अब एमक्यूएम जो है वो एक दिन के लिए निकली और एमक्यूएम ने उस स्पेस को, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पिछले 3-4 साल से या गुज़श्ता 7-8 साल से क्लेम कर रही है कि जी हम वो स्पेस लेके आएंगे, हम अवाम के नुमाइंदे बनेंगे, वो स्पेस नहीं, वो वैक्यूम, उसको एमक्यूएम ने रीफिल करने की कोशिश की है। हम्म, क्योंकि कीप इन माइंड वर्सेस एमक्यूएम एक बहुत गंभीर तारीख है। तो जब एमक्यूएम ने देखा कि जमात इस्लामी तो 1 महीने से धरना दे के बैठी हुई है, बड़ा अप्रिशिएट हो रहा है और बड़ा उसका जो है ना इम्पैक्ट भी आ रहा है, तो फौरन से एमक्यूएम ने हंगामा क्रिएट करवा राइट दिया, या हो गया कि एमक्यूएम पे दोबारा नजरें जम गईं। और वो एमक्यूएम जो 2018 अगस्त से सियासी तौर पे डोरमेंट थी, अभी तक उनके वर्कर्स कारकुनान वहां पे काम नहीं कर सकते, उनके दफातर वहां पे खुले नहीं हैं, उनका जो एक खिदमत खल्क का एक जो सारा प्रोसेस था, जो सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बंद पड़ा है, चंदा वो जमा नहीं कर उसके सकते, बावजूद भी भत्ता काफी शत्ता हद तो तक वैसे ही प्रेशर डालने कराची में में बंद हो कामयाब हो चुका गए है। उसके बावजूद जो उस दिन एमक्यूएम आई है, तो उसने अपने आप को मनवाया है कि वो ठीक अभी भी तो कराची की एक बड़ी सियासी कुव्वत है। अब पीपल्स कल, पार्टी के लिए आप मेरी भी अगर समझते बात हैं मुकम्मल मुश्किलात होने बढ़ दें, गई मेरी बात अगर जी मुकम्मल होने दें, जी 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 कल सुप्रीम कोर्ट में एमक्यूएम की पिटीशन पे फैसला आएगा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। एंड राइट यस, मेरा जवाब हाँ में है, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। और अगर बल्दियाती इख्तराज, जैसा कि सज्जाद मीर साहब या शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि एक तो कराची का मसला यह है कि वहां पे एक बहुत सारे इदारे हैं, कोई इदारा सूबाई गवर्नमेंट के अंडर है, कोई इदारा मेयर के अंडर है, कोई इदारा बिल्कुल ऑटोनोमस है, कोई इदारा कैंट के अंदर है, कोई इदारा डीएचए के अंदर है, कोई इदारा फलां, बहुत बड़ी जो है ना वो गड़बड़ घोटाला है। तो कराची को एक तो सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। जैसे आप लंदन का मेयर देखें, पूरी की पूरी लंदन पुलिस उसके अंडर होती है, सारा लंदन का इंतजाम वो चलाता है। न्यूयॉर्क का मेयर आप देख लें, कराची कोई लंदन और न्यूयॉर्क से कम नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, 2.5 करोड़ की आपकी आबादी है। अब आपने वहां पे अगर मेयर को सिर्फ कचरा जमा करने पे लगा देना है, तो फिर इख्तियारात किस बात के होंगे? तो कल जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन, जो जो फैसला आएगा कि बल्दियाती इख्तियारात किस इदारे के तहत होंगे और किसके तहत होंगे, ठीक मेयर के तहत होंगे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत, ये फिर डिटरमिन करेगा कि सिंध का आइंदा का बल्दियाती कानून, उसका जो है फ्यूचर क्या है। बट यस, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, कल से मजीद बढ़ सकती हैं। मजीद बढ़ सकती हैं। अमीर अब्बास साहब, अपोजिशन जमातें कामयाब हो गई सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ाने में? सिर्फ एक बलदियाती कानून के मामले के ऊपर आप नहीं देख सकते कि पीपल्स पार्टी के लिए ठीक मुश्किलात बढ़ी है या कम हुई है।
मुश्किलात से मुराद है कि एक पार्टी को एक सूबे के अंदर जहां उसका स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है वहां उसको कोई डेंट पड़े, तो ये है असल मुश्किल, वो पड़ती हुई नजर नहीं आ रही। एक कब्रिस्तान है सिंध के अंदर जिसे कहते हैं गड़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान में जो भुट्टो खानदान के कुछ लोग जो मदफून हैं, असल में पीपल्स पार्टी उनको इस्तेमाल करती है उन अमवात को हिप्नोसिस के लिए। दुनिया का बेहतरीन, अगर आप हिप्नोसिस का मॉडल पढ़ना स्टडी करना चाहें कि हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है लोगों को, तो वो आपको पीपल्स पार्टी का सिंध का मॉडल नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरानी करना मेरा पेटेंट राइट है, ये हक मुझे वदीयत हुआ है, ये कोई ऊपर से इल्हामी हक है कि मैं ही हुक्मरान हूं और कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता। तीसरी चीज ये कि पीपल्स पार्टी को डेंट न डालने में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जैसी जो नेशनल पार्टीज है इनका बहुत बड़ा कसूर है। तहरीक इंसाफ कराची की हद तक जरूर उसने पेनिट्रेट किया 2018 में, लेकिन इसके अलावा इंटीरियर सिंध में ना नवाज शरीफ साहब ने जाके काम किया और मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर लोग हमें जाती मुलाकातों में इस बात का एतराफ करते हैं कि हमें जिस तरह उस स्पेस को जाके जो वैक्यूम था, जिस तरह हमें उसको फिल करना चाहिए था इंटीरियर सिंध में, हम वो नहीं कर सके। और ना ही इमरान खान साहब जो है उन्होंने जाके 3.5 सालों में और उससे पहले भी इंटीरियर सिंध को कवर किया। तो ये वो 3 वजूहात है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरियन कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, आप अगर बलदियाती कानून में कुछ गड़बड़ करके या कुछ तब्दीली करके अगर आप पीपल्स पार्टी से लेके हुकूक और बलदियाती नुमाइंदों को दे भी देंगे तो बैठी हुई है, ये एक मुसलसल तसादुम की सूरत हाल रहेगी जब तक पीपल्स पार्टी कन्विक्शन से इस बात को महसूस नहीं करती है कि जमहूरियत की असास का नाम है बलदियाती नुमाइंदे और बलदियाती हुकूमत और बलदियाती निज़ाम। तब तक आप उनको अगर हुकूक लेके जबरदस्ती धरनों से किसी तरह से दे भी देंगे बलदियाती नुमाइंदों को तो वो नहीं चलने देंगे। अच्छा, एक तारीख तो गरीदा ने जिक्र किया जो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये इलेक्शन हो रहे हैं, एक इससे पुरानी तारीख भी है, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। परवेज मुशर्रफ जिसको ये सारी जमातें झोलियां उठा उठा के बददुआ देती हैं, उस परवेज मुशर्रफ ने 2001 में पाकिस्तान में बलदियाती निजाम मुतारफ करवाया और इलेक्शन करवाया। 4 साल की मुद्दत के बाद जब वो उनकी टर्म खत्म हुई तो उस डिक्टेटर ने, जिसको ये डिक्टेटर कहते हैं, उसने अनइंटरप्टेडली कंसेक्यूटिवली विदाउट इवन अ डिले ऑफ सिंगल डे उसने अगला इलेक्शन करवाया 2005 में। 2009 तक उनकी मुद्दत थी और 2008 फरवरी में जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए तो दोनों जो जमहूरियत की ये नाम नहाद चैंपियन जमातें हैं, एक पंजाब में आ गई, एक सिंध में आ गई पीपल्स पार्टी। ये दोनों जानती थी कि ठीक 1 साल के बाद बलदियाती निजाम जो है वो खत्म हो रहा है, उसकी मुद्दत खत्म हो रही है और हमें इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन इन दोनों ने इलेक्शन नहीं करवाए। बिलाखिर 2015 में जाके इलेक्शन हुए और वो भी जैसे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुए, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये ऑर्डर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमें अगली हियरिंग पे अगर आप तारीख नहीं लाके देंगे बलदियाती इलेक्शन करवाने की तो हम दोनों चीफ मिनिस्टर जो है इनको इन पर्सनल कैपेसिटी बुलाकर इनसे डेट लेंगे। फिर जाके बामरे मजबूरी इन्होंने इलेक्शन करवाई। अब इन्होंने इलेक्शन तो करवा दिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर ढक्कन तो रख दिया कि सुप्रीम कोर्ट बकबक करती रहे कि हम इसको चुप करवाएं, चुप करवा इन्होंने निजाम मुतारिफ करवाया। वो इतना लंगड़ा लूला और फालिक ज़दा निजाम था कि बेचारे आके बलदियाती नुमाइंदे तो बैठ गए, लेकिन सारा इक़्तिदार था यहाँ शहबाज शरीफ के पास, वहां सारा इक़्तिदार था पहले ऑक्टोजेनेरियन चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह के पास, बाद में आ गया मुराद अली शाह के पास जी। और फिर जब उनकी मुद्दत खत्म हुई जाके 2021 में, उसके बाद से इन्होंने इलेक्शन माशाल्लाह ये तहरीक इंसाफ इधर आ गई, इन्होंने भी उनको सस्पेंड कर दिया। यानी पंजाब के अंदर आपने इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को ड्रैकोनियन और डिक्टेटोरियली आपने सस्पेंड कर दिया। कौन होता है उस्मान बुज़दार या इमरान खान कि वो एक इलेक्टेड बॉडी को सस्पेंड कर दे? तो अमीर अब्बास साहब सोचते हैं पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बड़ी शर्मनाक नहीं बढ़ी, अब तारीख है बलदियाती निजाम की हमारे हवाले से, और ये तीनों जमातें जो है वो इर्तिकाज़े दौलत भी चाहती हैं और इर्तिकाज़े इक़्तिदार भी चाहती हैं। तो किसी सूरत में भी इक़्तिदार को जो है वो कोई मुश्किलात नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में। मुझे नहीं लगता अमीर अब्बास साहब, राइट, ठीक। अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के हवाले से क्या हम अमन व अमान की खराबी की तरफ जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।
वेलकम बैक। लाहौर न्यू अनारकली धमाका, बलूचिस्तान में बदअमनी की एक नई लहर। इस्लामाबाद में भी जो फायरिंग का वाक़या पेश आया उसमें दहशतगर्द अनासर के मुलविस होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं हम अमन अमान की खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं दोबारा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा वाक़या होगा। ये छोटे छोटे वाक़या तो होंगे। या अफगानिस्तान की सूरत हाल, बदली हुई सूरत हाल में से मुज़ाकरात और फिर सीज़ फायर का खात्मा हुआ, तो ये वाक़या तो होंगे। लेकिन जो खित्ते की अमूमी सूरत हाल है और इसमें जो हमारा रवैया है, जो हमने इख्तियार किया हुआ है, उसमें मुझे ये नहीं लगता कि हम फिर एक तरह की दहशतगर्दी की ज़द में आ जाएं। हमारी फ़ौज ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप कह लीजिए हमारी हुकूमतों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, कुछ कह लीजिए, जिस तरह भी कहना चाहे कह लीजिए, जो अच्छा लगता हो वही कह लीजिए। अब ये नहीं लगता कि इंडिया की तरफ से कोई बहुत बड़ा वाक़या जो है वो कोई करने की कोशिश की जाएगी, तो बाज नहीं आएंगे। और जहां अफगानिस्तान की तरफ उन कुव्वतों का मौजूद होना, जिन्हें कभी हम दाइश कहते हैं, कभी हमें तरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, जब बलूचिस्तान की उन कुव्वतों का मौजूद होना जो भी अफगानिस्तान में ही थी, ज़्यादातर माजी की तारीख तो यही बताती है। बैठकर उनके बड़े बड़े सरदार वापस पाकिस्तान आए थे जब वहाँ हुकूमत ख़त्म हुई थी, पुरानी कम्युनिस्ट अब तो हुकूमत सरदारों की वहाँ खत्म लड़ाई हुई चल थी। रही है। हाँ, सरदारों की वहाँ लड़ाई चल रही थी या कुछ कह लीजिए, लेकिन वो अफगानिस्तान और जब हालात वहाँ के ख़राब हुए या बदले, तो वो C-130 में बैठकर उनको पाकिस्तान में माल मवेशियों के समेत लाया गया। और ऐसे भी थे जलालाबाद में जिनको घेर लिया गया, जिन्हें जनरल शरोफ कहते थे। जब उसको घेर लिया गया तो पाकिस्तान पाकिस्तानी शहरी है, इसकी जान बचाई जाए। जान बचाई गई। उससे पूछा गया कहाँ जाओगे, उसने कहा मैं दिल्ली जाऊँ। दिल्ली गया। फिर पाकिस्तान में मैंने उसकी आखिरी शामें देखी हैं कि सौदासी 12 साल तक गुरिल्ला जंग लड़ने वाला इस हद वहां पहुंचा था। लेकिन बहरहाल ये अलग कहानी है। अफगानिस्तान एक तरह का बेस कैंप रहा है, बलोचों का भी, हमारे वो उन पख्तून दोस्तों का भी, जो तरीके तालिबान के नाम से काम करते थे या इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते थे या कुछ भी कह लीजिएगा, उनका भी, और भी लश्कर जंगवी का भी रहा है। ये ना कहा जाए कि पंजाब में से उठ के नहीं गए। वो जनरल मोइनुद्दीन ने एक बार बताया था कि उन्होंने जाके जब वज़ीर खारजा दाखिला थे तो रिक्वेस्ट की थी उनसे कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे को हमारे हवाले किया जाए, यहाँ मौजूद है। लेकिन उस वक़्त की तालिबान की हुकूमत ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। अब हमें तवक्को करनी चाहिए कि वो समझ चुके हैं, सुलझ चुके हैं, उनके मामलात और उनका जो ज़हन है बदल चुका है। वहाँ भी कुछ लोगों को हमने मरते भी देखा है, आपस की लड़ाइयों में देखा है, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती नहीं। एक इक्का दुक्का बयान ऐसे आते हैं जिससे लगता है कि शायद वो के लोग उनकी हमायत कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यही दिखाई देता है कि उनको अब वहाँ वो बेस कैंप नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आया। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं तो जो हालिया दहशतगर्दी की लहर आई है, हम अमन अमान की खराबी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। गो के 38% मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कहते हैं कि इंक्रीज हुई है, बढ़ी है दहशतगर्दी। जाहिर है कि बड़े लो बेस से जब इतने कुछ वाक़यात 2-4 हो गए तो 38% हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर दो हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए, टीटीपी को अलहदा कर लिया जाए और बलोच नेशनलिस्ट जो कुव्वतें हैं उनको अलहदा कर लिया जाए, तो फिर पता चल जाता है कि टीटीपी जो है उसको मैनेज करना, हैंडल करना, उसका मुकाबला करना रिलेटिवली आसान है। उन इलाकों में है, उन जगहों पे है जो कि हम जानते हैं। और वो अफ़गानिस्तान नहीं है जो कि पहले, आज से पहले था। अभी कुछ ना कुछ कहाँ वहाँ पर पाकिस्तान का असर रसूख इन अफ़गान तालिबान के थ्रू अभी तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि तरीके तालिबान पाकिस्तान भी असल में अफ़गान तालिबान का इतने सालों से हिस्सा ही रहे हैं। तो इतनी आसानी के साथ ना वो ख़त्म कर पाएंगे, ना वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये तरीका आता है कि उनको कैसे मैनेज करना है। बलोच की तरफ जाते हैं, वो ज़रा ज़्यादा आपको तेज़ी नज़र आती है वहाँ पे। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब वो बलोच जो कि फंसे बैठे थे अफ़गानिस्तान में या कंट्रोल तरीके से रिलीज़ होते थे, अब जब वहाँ पर कोई कुव्वत किसी किस्म का रेट मेंटेन करने की काबिलियत नहीं रखती, अफ़गान तालिबान उस पोजीशन में नहीं है कि मुकम्मल तौर पर अपने ज़मीन को, सरज़मीन को अपने संभाल सकें, तो इन लोगों के अंदर एक तेज़ी पैदा हुई है। बेशक पैसा भी आया होगा, फिर ईरान का रास्ता भी शामिल है। तो ये चीज़ें इस वक्त आपको, जिसे कहते हैं ना कि लास्ट गैस्प आपको नज़र आते हैं। बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को ज़रा उसको गौर से देखना और उसका मुकाबला ज़रा बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत है। टीटीपी को मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा। गरीब दस्तवा, आप भी मुत्तफिक है कोई हम अमन अमान की खराबी की तरफ नहीं जा रहे, मामला हैंडल कर लिए जाएंगे?
देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें बहरहाल ख़राब हो रही हैं और इस वक़्त तक पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी है, वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रही। अभी कल आप देखें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं, वो दौरा करके आए हैं और बिल्कुल ख़ामोश अचानक उनका जो एक पहले से प्लान्ड दौरा था, वो दौरा उन्होंने मुलतवी किया और कल बिल्कुल ख़ामोशी के साथ अचानक वो दौरा अपना करके वापस कंक्लूड करके आए क्योंकि काबुल समेत अफगानिस्तान के जो अहम इलाके हैं वहां पे पाकिस्तान जी। मुखालिफ सेंटिमेंट अफगानों के अंदर काफी बढ़ रहा है। राइट। पहले से मौजूद था लेकिन उसको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है और वो बढ़ भी रहा है। अब उसके नतीजे में देखें कल जो अफगानिस्तान में कुछ बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया और मेरी भी उनसे बात हुई। उन्होंने इसको कंफर्म किया कि जी बिल्कुल अफगान तालिबान की तरफ से ज़राए को कह के ये बात कही जा रही है कि जब तक पाकिस्तान हमें तस्लीम नहीं करता तब तक हम गारंटी नहीं दे सकते अफगान तालिबान की हुकूमत कि अफगानिस्तान की सरजमीन ठीक। से टीटीपी कल अदम पाकिस्तान पे हमले नहीं करेगी। और फिर दूसरा ट्रेंड आप देखें कि इस वक्त जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो लाहौर में किस तरह से पहुंच गई। उनका एकदम से इनग्रेस लाहौर में किस तरह से हो गया कि ठीक। पंजाब में आके उन्होंने एक अटैक कर दिया। फिर देखें आप पेशावर में जिस तरह एक दो पादरियों पे हमला किया गया है, जी। बलोचिस्तान में जिस तरह से हमले हो रहे हैं अभी वहां पर हमारे जवान जो शहीद हुए हैं जो कि बड़ी जान कीमती है, अवाम की जान भी कीमती है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हमारे जो जवान जिनके ऊपर कौम का बेइंतहा एतमाद होता है, कौम उनको मतलब बिल्कुल उनके पुष्ट पे खड़ी होती है। तो ऐसे जब ऑफिसर्स ऐसे जब जवान अपनी शहादतों का नजराना पेश करते हैं तो बहुत बड़ा लॉस होता है वो ठीक, अवाम के बिल्कुल लिए, ठीक। पाकिस्तान कता के कलामी लिए। की माज़रत तो चाहूँगा, ये आपका भी सारे पॉइंट आया, वक्त कम है। अमीर अब्बास साहब, दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद आप मुत्तफिक हैं कि हम अमन अमान की खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, अमीर अब्बास साहब, आपका जवाब भी हाँ में है या ना में है? क्या हम अमन अमान की खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद? आपने उसको जी शायद नहीं पे ऐड कर अ, दिया। जी जी जवाब जवाब मैं ये तो नहीं कहता कि हम बदअमनी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम तशवीशनाक हालत की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। तशवीश ये इस वक्त इस सूरत हाल पे आपने खुद आगाज में जो रिसेंट वाकयात है उनका जिक्र किया। तशवीश जरूर सूरत हाल ये कहना अभी कबल इस वक्त है कि हम खुदा ना खास्ता किसी बदअमनी के एक बड़े बाप की तरफ बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान का चूंकि जिक्र हुआ तो जब अभी फॉल ऑफ काबुल हुआ तो मुझे अफगानिस्तान में जाने का इत्तेफाक हुआ। अफगानिस्तान में ऐसे काफी इलाके हैं जहां आप आज भी अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ जो लोग थे जी। वो हमें सख्ती से इस बारे में हमें कॉशन करते थे कि हम किसी भी जगह पे अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करें, बल्कि बहुत जी। सारी जगहों पे हमें तालिबान की प्रोटेक्शन के अंदर मूव करना पड़ता था, क्योंकि खास तौर पर ये जो हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान के इलाके हैं जिसमें इस्लामाबाद से शुरू होकर और मजीद वेस्ट की तरफ, जी। यहाँ पे तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अगर अपने आप का ठीक, तारुफ आपका करवाएं पॉइंट कि आप आया, पाकिस्तानी हैं तशवीशनाक और हालत फिर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आपका जवाब यकीनी तौर पर हाँ में। गरीदा साहिबा ने भी कहा कि हालात हम बहुत ज़्यादा मुस्बत ना सही लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। तो इजाज़त चाहेंगे, कल फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह नए मौजू और नए सवालात के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।